Jai Hind, my dear lovely friends. Today I would like to tell about tense, especially present in definite tense. और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो चलिए हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेंस। और इससे हम आपको बता दें कि देखिए, किसी भी गैर भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले गैर भाषा किसे कहते हैं? तो वैसी भाषा जो हमारे क्षेत्र से, हमारे राज्य से या हमारे देश से वास्ता नहीं रखता है, वो किसी दूसरे जगह से या दूसरे स्थान से या दूसरे देश से हमारे देश में आता है। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर समझिए कि इंग्लिश भाषा। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा किसको कहते हैं? जिसमें बच्चा बोलना सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। जिसमें बच्चा बोलना सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग आए भारत में, 200-250 साल तक शासन किए और अंग्रेजी को पूरे भारत में फैला दिए। तब अंग्रेजी हम लोग को सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो सरकारी कामकाज है वो इंग्लिश में और हिंदी में होता है। आपको अगर फॉर्म भी भरना है वो भी इंग्लिश में ही है, आपको भरना है। इसलिए हम लोग, और इंग्लिश को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे भारत जो अंग्रेजी भाषा है वो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। इसको पूरे विश्व में बोली जाती है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। इसलिए हम लोगों को इंग्लिश जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे स्पेशली हम लोग देखेंगे कि किसी भी जब गैर मातृभाषा को हम लोग सीखते हैं तो उस भाषा के लिए मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 3 चीज जानने की जरूरत है। अगर 3 चीज आप बढ़िया से समझ गए ना, आप किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला आता है कि जब किसी भी भाषा को आप सीखते हैं तो उस भाषा का आपको शब्दकोश चाहिए, यानी डिक्शनरी चाहिए। दैट मीन्स आपको बहुत सारा शब्द चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जैसे इंग्लिश भाषा सीखना है तो जब तक इंग्लिश के आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे, शब्द नहीं रहेंगे, तब तक आप उस भाषा के बारे में बोलने और लिखने की तो बात दूर आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपको उस भाषा का शब्द चाहिए। चलिए, आपके पास शब्द हो गया। अब उस शब्द को जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, दैट मीन्स ग्रामर चाहिए। ग्रामर उसको जोड़ने के लिए बताएगा कहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप लाएंगे, ये आपको ग्रामर बताएगा। चलिए, आपके पास सिस्टम भी ग्रामर भी है, लेकिन फिर भी आपके पास फिर तीसरा आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगा आप उस भाषा के बारे में ना तो बोल सकते, ना सीख सकते, ना समझ सकते, आपको प्रॉब्लम परेशानी होगा। ठीक है, हम लोग हिंदी तो तब बोल पाते हैं जब हिंदी में हम लोग क्या कि बहुत सारा शब्द होता है और डे टू डे लाइफ में हम लोग, दैनिक जीवन में हम लोग उसको यूज करते हैं। इसलिए हम लोग हिंदी धारा प्रभाव बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम बता दें इसमें कि आपको 1 नंबर में डिक्शनरी यानी शब्द चाहिए। शब्द आप वर्ड्स इंग्लिश का आप 10, 20, 50 जो आपको क्षमता है उसके अनुसार आप याद करिए, 10, 20 जितने आपकी क्षमता है। उसके अलावा दूसरा आपको चाहिए ग्रामर, जो कि मैं बता रहा हूँ आपसे सिलेबस ढंग से आप सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इससे पहले भी टेंस का वीडियो डाल चुका हूँ। आज हम लोग स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इन सबके बीच में जो आपका इसमें इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा का या अन्य किसी भी भाषा आपको सीखना है तो उस, जैसे आपको चाइनीज भाषा सीखना है या रशियन लैंग्वेज सीखना है या कोई दूसरी भाषा सीखना है, तो जब तक उस भाषा का आपके पास शब्द नहीं रहेगा आप सोच भी नहीं सकते, बोलने लिखने की तो बात दूर है। ठीक है, तो शब्द आपका 1 नंबर में चाहिए, दूसरा नंबर में आपका ग्रामर और तीसरा में आपका चाहिए प्रैक्टिस। फिर भी लोग बोलते हैं कि हेजिटेशन है, अंदर से डर है। हेजिटेशन और डर होता क्यों है, आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम लोग हिंदी में सोचते हैं, और जब हिंदी में सोचते हैं तो उस भाषा को अंग्रेजी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। और जब चेंज करते हैं तो मन में हमेशा सस्पेंशन रहता है, भैया इंग्लिश में जो चेंज किए हैं ये सही है कि गलत है, क्या है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। अब उसी भाषा में सोचते हैं कि कहीं गलत नहीं चेंज हुआ, सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सामने वाला क्या सोचेगा, उसको तो आपसे भी बदतर है, उसको और भी नहीं आता है, वो क्या समझेगा। आप पहले अपने डर को, हेजिटेशन को निकालने का सबसे आसान तरीका है आप बोलना सीखिए। देखिए, आपको एक उदाहरण समझाते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो जब वो चलना शुरू करता है तो वो कितने बार गिरता है और फिर धूल झाड़ के उठता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर झाड़ता है धूल और फिर चलना शुरू करता है। यानी लगातार वो कंटिन्यूअस उसको जारी रखता है। अगर वो गिरने के डर से अगर चलना छोड़ दे तो बच्चा चलना नहीं सीखेगा। उसी प्रकार से देखिए, आप सीख रहे हैं तो आपको सीखने के क्रम में गलतियां हो सकता है। ठीक है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बोलना सीखिए। अब जब सीख जाइएगा, बोलने के बाद आपको जो है आप बढ़िया से सीख गए, आप कहीं स्टेज पर जाकर के आप गलती बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, भाई हम स्टेज पर है तो हमको आसानी से, सावधानी से बोलना है।
लेकिन सीखने के क्रम में गलतियां होता है, आपको इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बशर्ते कि आपको, जैसे आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी में आपको कोई हिचक नहीं होता, कोई डर नहीं होता। क्यों? आप हिंदी में सोच रहे हैं, डायरेक्टली हिंदी में बोल रहे हैं। यही काम अगर आप इंग्लिश में कर लें कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और उसको इंग्लिश में ही बोलें, हिंदी का लफड़ाई खत्म, किसी दूसरे भाषा का लफड़ाई खत्म, आप आसानी से उस भाषा को बोल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई तो इंग्लिश में सोचेंगे कैसे? इसके लिए हम आपको 4-5 तरीका बताएंगे, जिसमें आप सबसे पहला तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, इंग्लिश में सोचेंगे कैसे। देखिए, इंग्लिश में सोचने का सबसे बेहतरीन तरीका आपका है कि सबसे पहले उस भाषा का, ठीक है, उस भाषा के बारे में सबसे पहले आपको शब्दकोश जानने की जरूरत है, यानी डिक्शनरी जानने की जरूरत है। आप जब इसके बारे में पूरी तरह से आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आप आसानी से, ठीक है, आप उस भाषा में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं, देखते हैं इसमें उस भाषा को हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे विचारेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इंग्लिश का मूल स्ट्रक्चर होता है, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के जगह पर एन और पी आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर एन और पी आएगा। एन पी मतलब नाउन और प्रोनाउन। वर्ब ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल शब्द है कि अपने घर को कभी नहीं छोड़ सकता है। ये अगर चाहे तो ये बबुआ यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन ये चला जाएगा। इतना पावरफुल वर्ड है कि ये कभी कभी सब्जेक्ट के जगह पर, कभी ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा नाउन और प्रोनाउन का ही घर है। लेकिन अगर ये अपने मूल स्थान को छोड़ेगा, इसको कहेंगे भाई देखो, अपने घर में भले ही तुम सोफा पर सोता होगा सो, लेकिन अगर मेरे घर पे आओगे ना तो तुमको नाउन बनना पड़ेगा। अब वर्ब को नाउन बनाने की जो तरीका है वो दो है। सबसे पहला तरीका वर्ब के पहले टू लगा करके, और दूसरा वर्ब के अंत में आईएनजी लगा करके। अगर वर्ब के पहले टू लगा दीजिएगा उसको वर्बल नाउन कहते हैं, और उसको हम लोग टू इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब के अंत में जो आईएनजी लगाएगा उसको भी हम लोग वर्बल नाउन ही कहते हैं, क्योंकि वो वर्ब से बना हुआ नाउन है। और उसको हम लोग बोलते हैं जिरंड बोलते हैं, जो कि हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब आप खोल के वीडियो देख सकते हैं, मेरा उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें इसको बढ़िया से समझाया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब टू इन्फिनिटिव और जिरंड को। तो ये हम यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सेंटेंस चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लंबा, कितने भी बड़ा हो, उसमें सबसे पहला आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जानने की जरूरत है। आप अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बढ़िया से जान जाएंगे ना, आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको ढूंढने के लिए बताते हैं। देखिए, आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि राधिका गाना गाती है। देखिए, गाती है आपका वर्ब है, क्रिया हो गया। वर्ब किसको कहते हैं? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तीन चीज, एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये तीन चीज आपको जानना है, उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में शब्द की जिस रूप से किसी काम के होने या करने का भाव व्यक्त होता है उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, मारना, पिटाना, कुटाना, ये सब वर्ब है। लास्ट में ना लगा हुआ है, यानी हम ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि वे सारा शब्द जिसके अंत में ना लगा हो, काम होने का भाव व्यक्त हो, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यही बात हम समझा रहे थे। एक बच्चा बोला कि सर नाना में भी तो लास्ट में वर्ब है, ना है सर, क्या नाना वर्ब है? तो नाना में लास्ट में जरूर ना है, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो क्रिया नहीं, वो नाउन है, क्योंकि उससे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर काम होता ना तो हम उसको कह देते। तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, वो नाना जो है वो आपका क्रिया नहीं है, वो आपका नाउन है, क्योंकि उससे कोई काम होने का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। तो हम क्रिया के एग्जाम्पल देते हैं कि रोना, धोना, खाना, लिखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, पिटना, ये सब सारा का सारा क्रिया है। अब यहाँ पे समझना ये है कि हम क्रिया को क्यों कह रहे हैं। आप इसमें से क्रिया को गायब कर देंगे ना, खाती है को गायब कर देंगे, राधिका और गाना बचे। यानी हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी वाक्य में अगर हम क्रिया को गायब कर दें तो आपका मीनिंग लेस हो जाएगा, मीनिंग निकलबे नहीं करेगा उसका। ठीक है, यानी मेरा टोटली कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या लंबा हो, उसमें बिना वर्ब का कोई वाक्य नहीं होता है। चाहे उसमें हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब आए या दोनों आए,
आपका उसमें बिना वर्ब का कोई वाक्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें सबसे पहले वर्ब पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप जब 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम देंगे ना तो उसमें आपको ये भरने के लिए आएगा। 10th और 11th तक है, 8th में भी है, तो आपका ये है। और 10th क्लास का तो इसका तो सवाल का हम बहुत सारा प्रैक्टिस करा चुके हैं सीबीएसई का, और भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और बुक का भी कराया हुआ है। उसमें बुक को बढ़िया से पढ़ा करके उसको पूरी तरह समझा के उसका क्वेश्चन आंसर और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछा जाता है, सब कराया हुआ है। 10th क्लास का देख सकते हैं बुक का। और ये ग्रामर का है, तो ग्रामर का हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्रिया खोजना पड़ेगा। क्रिया देखिए, हिंदी के वाक्य का जो मूल स्ट्रक्चर होता है, तो इंग्लिश का मूल स्ट्रक्चर हो गया, हिंदी का जो मूल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, लास्ट में बच्चों वर्ब होता है लास्ट में। यहाँ पे आएगा एन और पी, यहाँ पे भी आएगा आपका एन और पी, और ये तो अपना घर को कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि कभी अपने घर को छोड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, हमको हिंदी वाक्य में सबसे अंत में क्रिया होता है, ये देखिए इसमें गाती है वर्ब हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्रिया खोज लीजिए। अब इसमें कौन लगा दीजिए, कौन गाती है, देखिए राधिका, ये आपका सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मिल गया। क्या गाती है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, आप इसमें ध्यान से समझेंगे, यानी आपको सबसे पहले क्रिया खोजना है, उसमें कौन लगा दीजिएगा तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या लगा दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को तो सॉरी, क्रिया और सब्जेक्ट को खोजना तो आसान है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी कभी क्या लगाने से नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सो देख लीजिए। जैसे हम बोलेंगे कि राजू बाजार जाता है, बाजार जाता है। अब इसमें आप क्या लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए, जाता है आपका वर्ब हो गया, कौन जाता है, राजू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपको क्या से ना मिले तो आप कहाँ लगाइए। ठीक है, अगर कहाँ से भी ना मिले तो आपका एक दो और है, वो भी हम आपको समझा देते हैं, इसे देख लीजिए। वो इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने आप जब सीख जाएंगे तो आपको अनुवाद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि पिताजी थका सा दिख रहे हैं। देखिए, दिख रहे हैं आपका वर्ब हो गया, कौन दिख रहे हैं, पिताजी। इसमें तो कैसा दिख रहे हैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट है, यानी आपको क्या से ना मिले तो कहाँ लगाइए, कहाँ से अगर नहीं मिल रहा ऑब्जेक्ट तो कैसा कैसे लगाइएगा तो मिलेगा। अब एक और होता है, अगर कैसा कैसे से ना मिले तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे समझाते हैं, हम लोग ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ते हैं वर्ब हो गया, कौन पढ़ते हैं, हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन के लिए। यानी ऑब्जेक्ट खोजने के हम आपको 4 तरीका बताया, जिसमें सबसे पहला आपको वर्ब खोजना है। वर्ब में कौन लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट खोजने का बस एक ही तरीका है, उसमें कौन लगा दीजिएगा तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाइएगा तब मिलेगा। दूसरा, अगर क्या से नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ लगाइए, कहाँ से भी ऑब्जेक्ट मिले, कहाँ से अगर ना मिले तो आप कैसा कैसे लगाइए तो मिल जाएगा। अगर कैसा कैसे से नहीं मिल रहा है तो फिर किस लिए लगाइए। जैसे हम लोग ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ते हैं वर्ब हो गया, कौन पढ़ते हैं, हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन के लिए। चलिए, तो हम आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए, खोजने के लिए हम बता दिए। अब हम लोग इस पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि आपको टेंस में टोटल 12 होते हैं, और 12 में इसका अपना अलग अलग पहचान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बोलेंगे कि आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। चलिए, एक सेंटेंस हम आपको देंगे। अब हमको आप बताइए कि आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर में हम क्या समझें। मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा चुका हूँ कि मैं आपको 2 दिनों से अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, हम इसको क्या समझेंगे, आखिर हम इसको समझेंगे क्या। तो बच्चों मैं बता दूं इसमें कि ये टोटल 12 होते हैं। 12 में सबसे पहला
हम लोग ये देखेंगे कि इसको सीखने के लिए, जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का पहला या पांचवा रूप लगा रहता है। तो हम ये समझेंगे कि इसका जो अंत होगा हिंदी क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ताहू से अंत होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पहचान की हम बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल 12 होते हैं। अब 12 का अपना अलग अलग पहचान होता है, वो अपना अलग अलग पहचान से जाना जाता है। जैसे हिंदी की प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया प्लस ता है, ती है, ताहू, ते है, ती है, ती हूँ इत्यादि लगे हों तो, और हिंदी क्रिया से स्पष्ट होता है कि कर्ता द्वारा कोई कार्य वर्तमान समय में किया जाता है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसकी इंग्लिश में क्या पहचान होता है, इंग्लिश में होता है कि क्रिया का पहला या क्रिया का पांचवा रूप लगा रहता है। ठीक है, इसमें I told you earlier that as we know that there are 5 forms of verb, क्रिया के 5 रूप होते हैं और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का पहला या पांचवा लगा रहता है। दूसरा, तीसरा और चौथा से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं यहाँ पे। दूसरा, तीसरा और चौथा का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी नहीं होता है, हमेशा क्रिया का पहला और पांचवा लगा रहता है। ठीक है, अब बात प्रश्न ये उठता है कि तो कहाँ पे क्रिया का पहला लगाएंगे और कहाँ पे पांचवा लगाएंगे, भाई ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे विद्यार्थी लोग, अभी तक का मेरा जो अनुभव है वो यही है कि अधिकतर विद्यार्थी लोग यहीं पे फंसते हैं कि किसके साथ पहला लगाए, किसके साथ पांचवा लगाए, उल्टा पल्टा लगा देते हैं। अधिकतर आप ये सब याद हो जाएगा, आपको इसके पहले जितना बताया सब याद हो जाएगा, लेकिन मामला फंसता यहीं पे है। इसको आप बढ़िया से समझेंगे। देखिए, ग्रामर का नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर होना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब को भी प्लुरल लाना होता है। और मैं आपको अभी तुरंत बताया था कि अंग्रेजी का जो मूल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पर नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन प्रोनाउन आएगा। ये तो अपना घर को छोड़ेगा नहीं। अब देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन प्रोनाउन आएगा, ये अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी हम सिंगुलर लेंगे। अगर ये आपका प्लुरल होगा तो वर्ब को भी प्लुरल लेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए जो सब्जेक्ट है, नाउन हमेशा जन्मजात सिंगुलर होता है, ये जन्मे लिया है सिंगुलर में, इसको हम लोग प्लुरल बनाते हैं नाउन को। ठीक है, नाउन को उसका नियम है, आप वचन में जाकर के, नंबर में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने आप वीडियो डाला हुआ इसमें, आप नंबर में भी जाकर के देख सकते हैं कि नाउन का सिंगुलर प्लुरल कैसे होता है, एस एस जोड़ करके बनता है। लेकिन वर्ब के साथ क्या स्थिति है कि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, ये जन्मे लिया है प्लुरल में, जन्मजात प्लुरल होता है। इसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, एस ये जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाते हैं। यानी यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। कैसे? नाउन सिंगुलर होता है, इसको प्लुरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब प्लुरल होता है, इसको सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो क्रिया का पहला है, ये आपका प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिंगुलर कैसे बनेगा? तो अगर V1 में आप एस या ई जोड़ देंगे तो ये V5 बन जाएगा, जो कि ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है V5। आप इसको या तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको और कॉपी में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका है कि अगर ये सिंगुलर जो क्रिया का जो पहला रूप है, ये प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। और क्रिया का पांचवा कैसा होगा? जब उसमें एस ये जोड़ देंगे तो पांचवा हो जाएगा, जो कि सिंगुलर वर्ब होगा। तो हमारा नियम यहाँ पर ये है कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लाएंगे तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर हम प्लुरल सब्जेक्ट लाएंगे तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए इसमें अगला क्या है कि इसके मेकिंग रूल में सबसे पहला क्या है कि इफ सब्जेक्ट्स I, we, you, they and plural subjects are used in the
sentence, then we use first form of the verb, यानी क्रिया का पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि इफ, यदि सब्जेक्ट्स he, she, it and singular subjects are used in the sentence, then we use fifth form of the verb, यानी क्रिया का पांचवा रूप, क्रिया का पांचवा रूप यूज करेंगे। ये दो मेकिंग रूल है। तो हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब चलिए हम आपको समझाते हैं इसमें कि इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हम लोग देखेंगे। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे होता है, तो AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग हिंदी में सविकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, सविकारात्मक वाक्य, ठीक है, सविकारात्मक वाक्य। अब इसको हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे कैसे स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर जो होता है STRUCTURE वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका मूल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंटिंग डिफिनिट टेंस का। अब इसी पे हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम बोलेंगे, पहला सेंटेंस का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला, पिताजी पैसा कमाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले क्रिया को ढूंढना है। क्रिया देखिए लास्ट में है आपका, कमाते हैं वर्ब हो गया, ठीक है। इसमें आप कौन लगाइए, कौन कमाते हैं, पिताजी, सब्जेक्ट हो गया, क्या कमाते हैं, पैसा। अब इसी को इस पर फिट कर दीजिए, इस सेंटेंस पे आप फिट, इस स्ट्रक्चर पे फिट कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला आपका देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका पिताजी है। इंग्लिश में पिताजी को क्या बोलते हैं, फादर। फादर के पहले द नहीं लगेगा, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ये सब के पहले द नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल वर्जित है, नहीं द लगाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं फादर कर देते हैं, जो कि गलत है। तो पिताजी फादर हो गया। अब इसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा, आप यहाँ देखिए मेकिंग रूल, सेकेंड रो, इफ द सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे पिताजी सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, यानी कमाना को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं, अर्न। अब इसमें एस या एस लगाएंगे, इसमें एस लगेगा, अर्न्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका पैसा है, इसको लास्ट में मनी, MONEY हो गया, फादर अर्न्स मनी। क्रिया का हम लोग पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। और हम आपको बताया था इसमें कि 5 चीज आपको जानने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला हिंदी में पहचान, दूसरा इंग्लिश में पहचान, तीसरा आपका मेकिंग रूल, चौथा स्ट्रक्चर और पांचवा देखिए एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं आपको। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि एग्जाम्पल देखिए आप बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल आप बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ,
ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले क्रिया खोजना है ना। देखिए क्रिया लास्ट में पढ़ाता हूँ वर्ब हो गया। कौन पढ़ाता हूँ? मैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी व्याकरण। ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। आप सबसे पहले बनाइए मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ। आप इसको हल कैसे करेंगे? देखिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हम आपको बताएं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लिखिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आपका मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब आई के साथ अभी हम स्ट्रक्चर आपका लिखते हैं, फिर से मैं एक बार दिखा दे रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए आपका यही था, प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पे आपको बैठाना है। इसमें सबसे पहला आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए आई। अब इसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा। अब आई के साथ क्या लगता है? देखिए अभी आई के साथ अभी तुरंत समझाया था आपको कि सब ये इफ सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप इसमें हम लोग लगाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा? क्रिया का पहला रूप लगेगा। यानी आई पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, तो सीधा सीधा आई टीच यू लिखेंगे, आई टीच। इसके बाद यू। अब इसके बाद बच गया ये ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश ग्रामर। आप अगर चाहें तो यू को बाद में मिला सकते हैं, जैसे ऐसे ला सकते हैं, आई टीच यू, आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये सुटेबल रहेगा। आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहें तो यू को इधर, आप इंग्लिश ग्रामर को इधर आप कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। चलिए हम आपको तीसरा सेंटेंस बताते हैं। इससे बोलेंगे कि राधिका क्रिकेट खेलती है। देखिए खेलती है वर्ब हो गया, कौन खेलती है? राधिका, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलती है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। आपको कुछ करना थोड़ा ना, इसको इस पे बैठा देना है। इसमें सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका राधिका है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? राधिका। सब्जेक्ट पहले राधिका लिखिए। अब राधिका के साथ क्रिया का पहला लगेगा कि पांचवा लगेगा? तो मैं बता दूं कि क्रिया का इसके साथ पांचवा रूप लगेगा, क्योंकि ये राधिका सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रहना होगा। और क्रिया का हम बार बार बोलेंगे, क्रिया का पहला रूप प्लूरल होता है, क्रिया का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है तो क्रिया का पांचवा रूप, खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, प्ले, तो इसमें एस लगा देंगे, प्लेज। राधिका प्लेज। क्या खेलती है? ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दीजिए CRICKET हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि अगला सेंटेंस हम आपको बताते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम आपको अगला सेंटेंस समझा रहे हैं, देखिएगा इसमें कैसे बनेगा। अगला सेंटेंस आपको समझा रहे हैं कि इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। देखिए अगला हम बोल देंगे कि मेधावी विद्यार्थी लोग पढ़ाए गए पाठों को घर पर दोहराते हैं। देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंस भी है, इसको समझिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है? वर्ब। वर्ब देखिए लास्ट में होता है, दोहराते हैं, वर्ब हो गया। कौन दोहराते हैं? मेधावी विद्यार्थी लोग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या दोहराते हैं? पढ़ाए गए पाठ को। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये 1 ये 2, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो हमने बताया था कि जो अंग्रेजी का मूल स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप वर्ब लिखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इसके बाद आपको अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई पहले कोई बाद में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लिखिए, बाद में इसको लिखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें मेधावी विद्यार्थी लोग को इंग्लिश में बोलते हैं द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। चलिए सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लाना है। देखिए प्लूरल है, मेधावी विद्यार्थी लोग बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग क्रिया का पहला रूप लेंगे। और दोहराना को इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइज,
तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रिवाइज, REVISE। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पढ़ाया गया पाठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द टॉट लेसन्स, द टॉट लेसन्स। अब लास्ट में बच गया आपका घर पर, तो घर पर के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा एट होम लगा दीजिए, एट होम हो गया। ऑन होम नहीं करेंगे, ऑन का मतलब होता है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है, तो जैसे टेबल पर किताब है तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, अगर हम इसको ऑन होम करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मेधावी विद्यार्थी लोग घर के ऊपर छत पे ऊपर दोहरा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। घर पे का मतलब एट होम लगाना है इसमें, ठीक है। अब अगला हम लोग और भी देख सकते हैं इसमें क्या कि बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे बूढ़ा शिक्षक सारे सवालों को एक एक करके श्याम पट पर हल करता है। देखिए सेंटेंस बढ़ा लिया है, हल करता है ये वर्ब हो गया। कौन हल करता है जी? बूढ़ा शिक्षक, यह का सब्जेक्ट हो गया। क्या हल करता है? सारे सवालों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हल करता है? एक एक करके। और कहाँ हल करता है? तो श्याम पट पर। आप इसको हल कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है बूढ़ा शिक्षक, इंग्लिश में लिखेंगे द ओल्ड टीचर। इसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा, तो ये सिंगुलर है, ओल्ड टीचर एक ही को है, बूढ़ा शिक्षक, तो इसका हम लोग क्रिया का प्लूरल लगाएंगे, यानी पांचवा लगाएंगे। तो हल करना को इंग्लिश में सॉल्व बोलते हैं, और उसका पांचवा रूप हो जाएगा सॉल्व, SOLVES। द ओल्ड टीचर सॉल्व्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपके सारे सवालों को है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको द ओल्ड टीचर सॉल्व्स ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके और श्याम पट पर है, ये दो चीज आपका बच गया। इसका लिख दिए, हल करना का लिख दिए, सारे सवालों का लिख दिए, बचा कि इसका एक एक करके और श्याम पट पर बचा। आप इसको पहले किसी को भी बाद में कर सकते हैं। पहले श्याम पट पर कर सकते हैं ऑन द ब्लैक बोर्ड 1 by 1, या 1 by 1 ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो आपका बैठ गया, आप इसको कर सकते हैं। तो लिख दीजिए 1 by 1 ऑन द ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर आप ऑन द ब्लैक बोर्ड पहले 1 by 1 बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलिए आपको कुछ और सेंटेंस दिखाते हैं, इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए, और हम आपको और भी समझाते हैं 2-3। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क देंगे बनाने के लिए, आप बना के दिखा सकते हैं हमको, या फिर आप हमको भेज सकते हैं। देखिए हम आपको इसमें बता दें अगला सेंटेंस कि बुढ़िया कोने में बैठी बैठी भगवान के नाम लिए बगैर माला जपती है। ठीक है, भगवान के नाम लिए बगैर माला जपती है। अब हम इसको क्या करेंगे? देखिए जपती है आपका वर्ब हो गया। कौन जपती है? बुढ़िया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या जपती है? माला, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आप इसमें क्या करें कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे। आपको सबसे पहले बनाना है कि बुढ़िया माला जपती है। सबसे पहले आप इसका लिखिए। जब इसका आप लिख लेंगे तो आपको क्या बचेगा?
कोने में बैठी बैठी बचेगा, अब भगवान के नाम लिए बगैर बचेगा, यही तो को बचेगा। आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस बड़ा है ना, लेकिन आसान हो गया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका आप सबसे पहले लिख लीजिए, बड़ा देखने वर्ग इसमें है कुछ नहीं, दिखाते हैं आपको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बुढ़िया है, इसका हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे द ओल्ड वुमन। अब इसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा, द ओल्ड वुमन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब मैं आपको इंग्लिश में बोलते हैं टेल्स, टेल्स करेंगे, क्रिया का पांचवा रूप लगाएंगे, द ओल्ड वुमन टेल्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका माला है, टेल्स, माला को इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं, टेल्स द बीट्स। अब देखिए सेंटेंस क्लियर है, इसका मीनिंग हो गया कि बुढ़िया माला जपती है, मीनिंग निकल रहा है इसका। लेकिन इसमें दो शब्द और जुड़ा हुआ है, कोने में बैठी बैठी पूरा ये है फ्रेज है, और भगवान के नाम लिए बगैर। इसमें आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। इसका सिटिंग इन द कॉर्नर विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम, या विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम सिटिंग इन द कॉर्नर आप कर सकते हैं। चलिए आप इसको पहले किसी को भी बाद में, पहले इसी को लिख दीजिए, तो लिख दीजिए सिटिंग इन द कॉर्नर, और इसके बाद भगवान के नाम लिए बगैर तो लिखेंगे विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम। हो गया। देखिए गॉड्स की एपोस्ट्रोफी एस है, लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, ये आपको प्रोनाउन में आप जो पोसेसिव प्रोनाउन पढ़िएगा ना तो आपको ये मिलेगा। आप प्रोनाउन वाला वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं इसके बारे में, या फिर इसको लिख सकते थे द नेम ऑफ गॉड्स, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ गॉड्स, या विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम, आपका ये सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है हम लोग इसको पूरी तरह से बनाते हैं। चलिए दो और सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद जैसे बोलेंगे कि भारतीय किसान अपने खेत में ईख उगाते हैं। ठीक है, देखिए उगाते हैं वर्ब हो गया, क्या कौन उगाते हैं? भारतीय किसान, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या उगाते हैं? ईख, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अपने खेत में, कहाँ उगाते हैं? अपने खेत में, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये बनेगा कैसे। दिखाते हैं हम आपको कैसे बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका भारतीय किसान है, इंग्लिश में लिखेंगे द इंडियन फार्मर्स, द इंडियन फार्मर्स, सब्जेक्ट तो हम लिख दिए। अब इसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा, देखिए ये प्लुरल है ना, इंडियन फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैं, तो इसके साथ हम लोग क्रिया का क्या लगाएंगे? पांचवा रूप, ये पहला रूप लगाएंगे, यानी क्रिया का पहला रूप उगाना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रो, तो हम लोग लिखेंगे सीधा GROW, द इंडियन फार्मर्स ग्रो। अभी तक आपका अंग्रेजी कितना का हुआ? भारतीय किसान उगाते हैं। अब क्या उगाते हैं? ईख, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन। अभी भी आपका ये सेंटेंस सही है, द इंडियन फार्मर्स ग्रो शुगर केन, भारतीय किसान ईख उगाते हैं। आप सिर्फ अपने खेत में इसका अंग्रेजी नहीं लिखें, इसलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन देयर फील्ड, हो गया, छोड़ दीजिए। अब देयर क्यों लगा? अपना अपने के लिए देर होता है। जब देखिए थर्ड पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो अपना अपने के लिए देर होता है। आई के लिए अपना अपनी माई होता है, वी के लिए अपना अपनी अस होता है, सॉरी अवर होता है, दे के लिए अपना अपनी देर होता है, ही के लिए अपना अपने के लिए क्या होता है? हीज होता है, सी के लिए अपना अपने के लिए हर होता है। इसलिए यहाँ पे ये प्लुरल थर्ड पर्सन का था, इसलिए अपना अपने के लिए देयर हो गया, THEIR, देयर, इन देयर फील्ड। ठीक है, तो भारतीय किसान अपने खेत में ईख उगाते हैं, द इंडियन फार्मर्स ग्रो शुगर केन इन देयर फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग और भी सेंटेंस हम सॉल्व करके आपको बता, जैसे बोलेंगे कि वे लोग
आवेदन पत्र लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा तो लिए है, लेकिन देखिए लिखना दो जगह भर पाया है। एक यहाँ है प्रयास करना, प्रयास करते हैं, ये भर्ब हो गया, मेन भर्ब यही है। लिखना भी भर्ब है, इसको हम लोग टू इन्फिनिटिव बनाएंगे। ठीक है, प्रयास करते हैं भर्ब हो गया। कौन प्रयास करते हैं? वे लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या प्रयास करते हैं? आवेदन पत्र लिखने का, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। लिखना यहाँ पे भर्ब है, इसलिए इसको हम लोग इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू लगाकर किसको नाम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका वे लोग है। वे लोग इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब दे के साथ क्रिया का पहला लाएगा कि पांचवा लाएगा, तो मेकिंग रूल में आप देख सकते हैं कि मेकिंग रूल में मैंने बताया कि क्रिया का इसमें पहला रूप लगेगा दे के साथ, यानी ये प्लुरल है तो सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लुरल आएगा। और क्रिया का पहला रूप में बार बार बोल रहा हूँ कि क्रिया का जो पहला रूप होता है वो प्लुरल होता है। तो दे, इसके बाद प्रयास करना को इंग्लिश में ट्राई बोलते हैं, तो बोलेंगे दे ट्राई। अब इसके बाद लिखना, लिखना देखिए यहाँ पे इसको आना चाहिए था सब्जेक्ट यहाँ पे अपने घर पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अभी हम आपको इससे पहले बताए थे कि जब वर्ब अपने मूल स्थान को छोड़कर ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो उसको हम लोग नाउन बनाएंगे। और नाउन बनाने की दो तरीका हमने बताया था, इसके पहले टू लगा करके बनाएंगे, यानी लिखना देखिए टू लगा देंगे, टू राइट करेंगे। अगर हमें टू नहीं लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्राई भी वर्ब हो जाएगा और राइट भी वर्ब हो जाएगा, दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नाउन बना दिए, इसको टू लगा करके नाउन बना दिए, नाउन हो गया। यानी दे ट्राई टू राइट एन एप्लीकेशन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख सकते हैं और भी एक आध दो एग्जाम्पल बताते हैं आप। और जैसे बोलेंगे कि वह अपने देश से प्रेम करती है। देखिए प्रेम करती है वर्ब हो गया। कौन प्रेम करती है? वह, ये सब्जेक्ट। किससे प्रेम करती है? अपने देश से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट वह स्त्री जाति का है तो सी लगाएंगे, सी। इसके बाद क्रिया का पहला पांचवा, देखिए सिंगुलर है तो सी के साथ क्रिया का पांचवा लगता है, इसलिए हम लोग सी लव्स करेंगे, लव्स। अभी इसका मतलब हो गया वह प्रेम करती है, मीनिंग आ गया इसका। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट बाकी है लिखना, ऑब्जेक्ट है अपने देश से। अभी हम तुरंत बोले थे कि सी के लिए अपना अपने के लिए हम लोग लगाते हैं हर, तो लिखेंगे सी लव्स हर कंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को हल करना होगा, तो देखिए स्ट्रक्चर ये आपका है, इस स्ट्रक्चर पे आप आसानी से, लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा, उसके आधार पे आप स्ट्रक्चर पर पुट कर दीजिए, स्ट्रक्चर पर फिट कर दीजिए, आपका बनते चला जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, लुकिंग फॉर दिस, वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।